जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप, तो हिंदी लेक्चर का आप क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का है, तो याद रखेंगे दोस्तों। इसी साल का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था 5th सेमेस्टर का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2025 एग्ज़ाम के लिए और 2026 2027 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यह क्लास, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है साथियों, ठीक है, हिंदी लेक्चर का फर्स्ट पेपर है। जैसे आप लोगों को पता होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको दो दो पेपर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2। तो ये हिंदी लेक्चर बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर का हिंदी लेक्चर का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, ठीक है, लिखित, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये लिखित क्वेश्चन पेपर है। आपको 2 घंटे का समय दिया गया था लिखने के लिए, और मैक्सिमम जो मार्क्स है ये सभी कॉलेज में सेम होता है, लेकिन जो टाइमिंग रहता है ये अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है ये आपका चेंज हो जाता है। यहाँ आपको 2 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन देखेंगे जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप अपना टाइम यहाँ देख लेंगे कितना समय हमको दिया गया है। किसी कॉलेज में 3 घंटे का समय दिया जाता है लिखने के लिए, किसी कॉलेज में केवल 2 ही घंटे का समय दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बाबू, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो जब अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो टाइम ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, ठीक है। 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हिंदी लेक्चर का फर्स्ट पेपर है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। दोस्तों देखें, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी साथी हैं, वो भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पेपर से क्या होता है साथियों, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे लगभग लगभग आपके 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके दोहराए जाते हैं। तो लगभग लगभग मान के चलिए, अगर इसमें 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं तो समझ लीजिए आपके इसमें 3 से 5 प्रश्न के बीच में ऐसे होते हैं जो आपके दोहराए जाएंगे, एकदम हूबहू वही प्रश्न आते हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सेंड करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, ठीक है। देखिए 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। किसी किसी कॉलेज में आपको केवल खंड अ और खंड ब में प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड अ में आपके पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड ब में आपके पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और जो 3 खंड में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स, तो खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, और खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है बाबू, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये। चले देखेंगे, यहाँ पर जो निर्देश दिया रहता है इसे पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अनिवार्य है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो जब भी एग्जाम हॉल में बैठे, यहाँ पर जो निर्देश दिया रहता है इसे जरूर पढ़ लें, ठीक है। चले पढ़ते हैं। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें 5 हमारा प्रश्न दिया गया है और केवल हमको 3 ही प्रश्न करना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, 5 प्रश्न पूछा गया है, 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है, यानी जितने भी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 3 क्वेश्चन का आंसर 50 शब्द में लिखना है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है, देखिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करना है, 3-3 नंबर, यानी 9 नंबर आपको मिलेगा। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है, ये बात सभी स्टूडेंट जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं सर प्रश्न का उत्तर हम 50 शब्द में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको बताऊंगा, तो धैर्य बनाए रखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके ही हित के लिए है, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए बाबू। चले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर अभी मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ध्यान रखेंगे। दूसरा है, काव्य गुणों की संख्या कितनी है, सभी को नाम सहित स्पष्ट कीजिए। 50 शब्द में केवल लिखना है, तो इसका भी उत्तर मैं अभी आपको बताऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 100% तैयार करना है, ठीक है। देखिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं बाबू,
एक भी प्रश्न हम स्किप नहीं कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को एकदम 100% तैयार कर लेना, ताकि आएगा हूबहू प्रश्न आता है एकदम खटाक से लिख देंगे। और ज़्यादातर आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपके एग्जामिनर होते हैं बाबू, आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उसी से पता चल जाता है कि आपने लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा लिखा होगा। ठीक है, अति लघु प्रश्न को देख करके एग्जामिनर जान जाता है कि आपने कैसा प्रश्न का उत्तर लिखा होगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो अति लघु पर ज़्यादा काम कीजिएगा आप लोग। चले, अगला है रूपक के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा मैं, 100% तैयार करना है इसे। अगला है काव्य हेतु क्या है, अर्थ सहित समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है काव्य हेतु। ठीक है, अगला है रीति सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम, केवल नाम लिख देने से हमें 50 शब्द हमारे पूरे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न में जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं हमको लिखना कैसे है। इस बार जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, ये भी अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर है, ये भी अपना लिखित एग्जाम कराने वाले हैं। ठीक है, तो खासकर जो डीडीओ और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमको लिखना कैसे है। तो ध्यान देंगे, जो इस तरह के जो प्रश्न हैं उसको 50 शब्दों में कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं बाबू। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ वाला अंगा वाला 5। ठीक है, इसमें से केवल 3 ही हमको करना है। जो आपको अच्छे से आ रहा हो, जो आप एकदम 100% तैयार करके गए हों, उसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 ही प्रश्न हमें करना है। चलिए, पहले मैं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2024, 25, 26, 27 के एग्जाम में। ठीक है, चले, पहले मैं आपको खंड अ के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, नाम लिखिए। तो आपको उत्तर बिल्कुल इसी तरह से लिखना हो, या तो फिर आपके पास दूसरा टेक्निक हो, दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से लिखेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और ध्यान रखेंगे, केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसा होता है जिसमें आपको पूरे नंबर मिलते हैं, बाकी किसी में आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ न कुछ नंबर आपके काट लिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे बाबू। ठीक है, अति लघु पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, नाम लिखिए। तो आचार्य भरत मुनि के मुताबिक रसों की संख्या 8 है। ये 8 रस हैं। कौन कौन से भैया 8 रस हैं? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठा है भय रस, सातवां है विभत्स और आठवां है अद्भुत रस। ठीक है, अच्छा, आपको इसी तरह से लिखना एकदम से 50 शब्दों में केवल लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो श्रृंगार रस होता है इसमें प्रेम और सौंदर्य होता है, हास्य रस में हंसी और मजाक होता है, करुण रस में दुख और करुणा होता है, रौद्र रस में आपका क्रोध और उग्रता होता है, वीर रस में आपका वीरता और साहस होता है। ठीक है, भय रस में क्या होता है? भय और डर होता है। विभत्स रस में क्या होता है? घृणा। ठीक है, और विकर्षण। अद्भुत रस में क्या होता है? आश्चर्य और चमत्कार। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे आपको लिखना है, भरत मुनि के मुताबिक रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से होती है। आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। वहीं आधुनिक काव्य शास्त्रियों के मुताबिक रसों की संख्या 11 है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इन रसों का उल्लेख किया है, जो नाट्य कला और साहित्य में भावनाओं, ठीक है, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, चले, अच्छा, आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। ठीक है, लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप डाउनलोड कर सकते हैं और एकदम आसानी से पढ़िए। ठीक है, नवंबर दिसंबर में जब तक आपका एग्जाम होगा, एकदम शानदार तरीके से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, काव्य गुणों की संख्या कितनी है, सभी को नाम सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है, काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है। अच्छा, इस प्रश्न को 2 तरह से आपके एग्जाम में पूछता है। एक प्रश्न पूछता है, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, और दूसरा प्रश्न पूछता है, काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 मानी जाती है,
और डायरेक्ट अगर आपका पूछेगा कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है, तो इनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है। पहला है प्रसाद गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है माधुर्य गुण। ठीक है, अभी अगर आपके एग्जाम में ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है तब आपको ये लिखना है, अगर नहीं पूछेगा तो इसे नहीं लिखना है। अति लघु में आपको 50 शब्द में पूछेगा कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है, तो काव्य गुणों की संख्या 3 है, प्रसाद, ओज गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, तो आपको इस तरह से हेडिंग डाल के लिखना है। प्रसाद गुण, इसकी परिभाषा है ऐसा काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है तो उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। दूसरा है ओज गुण, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न होती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। तीसरा है आपका माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की परिभाषा है हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। ठीक है, अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वह माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको 50 शब्दों में लिख देना बाबू। यदि आपका यही लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है तो आगे इसमें आपको ये ऐड कर देना है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज और माधुर्य आदि गुण होते हैं। अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उनके आत्मतत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको हेडिंग डाल के इशारे लिख देने हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका पूछता है भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, तो तब आपको ये प्रश्न लिखना है। ठीक है, तो आपका अति लघु में भी पूछ सकता है ये, और दीर्घ उत्तर लघु में भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, तो अति लघु में और आपका लघु उत्तरी में पूछेगा तो आप इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। देखें, मैंने यहाँ पर आपका टाइपिंग कराया है। ठीक है, देखें, आपको अगर पूछेगा भरत मुनि के अनुसार कितने काव्य गुण हैं, तो भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 मानी जाती है। ये गुण काव्य की उत्कृष्टता और उनकी अभिव्यक्ति को निखारने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में ये 10 गुण इस प्रकार हैं। पहला है ओज गुण, दूसरा है प्रसाद गुण, तीसरा है आपका समता गुण, चौथा है माधुर्य, पांचवा है श्लेष गुण। ठीक है, छठा है सौंदर्य, सातवां है कांति गुण, आठवां है आपका वक्रता, नवा है समाधि गुण, 10वां है आपका संगठना गुण। ठीक है, अच्छा, ये सभी गुण मिलकर काव्य को उत्कृष्ट और प्रभावी बनाते हैं, जिससे वह पाठक या श्रोता यानी जो पढ़ने वाला है या फिर सुनने वाला है उसके हृदय में गहराई से प्रभाव डालता है। ठीक है, देखिए इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तब, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है। चलें, अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है रूपक के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर इसी तरह से लिखना है। देखिए, रूपक के प्रमुख भेद ये लघु उत्तरी में भी पूछता है आपका और अति लघु में भी पूछता है। ठीक है, तो अति लघु में पूछेगा तब आपको 50 शब्दों में उत्तर कैसे लिखना है। यदि आपका लघु उत्तरी प्रश्न में पूछता है तब आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, 50 शब्दों में कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, रूपक के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखना है। संस्कृत साहित्य में रूपक का अर्थ होता है वह काव्य जो अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाए। रूपक 10 प्रकार के माने गए हैं जिन्हें 10 भेदों में विभाजित किया गया है। ये भेद निम्नलिखित हैं। पहला है नाटक। ठीक है, रूपक के 10 भेद हैं। पहला है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है भाण और चौथा है आपका व्यायोग, पांचवा है समवकार, छठा है आपका डिम। ठीक है, सातवां है आपका इहामृग, आठवां है आपका अंक। ठीक है, नवां है आपका वीथी, 10वां है प्रहसन। अब इसको 50 शब्द में कैसे लिखना है सर, ये तो आपने लघु उत्तरी प्रश्न बता दिया है, अब 50 शब्द में कैसे लिखें। तो देखिए 50 शब्द में आपको लिखने के लिए कैसे मैं बताता हूँ। इसको तो आपको पूरा लिख देना है। रूपक के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए, ये भेद निम्नलिखित होते हैं।
पहला है नाटक। इसमें आपको 50 शब्दों में कैसे लिखना है। नाटक आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। यह रूपक का सबसे प्रमुख प्रकार है। इसमें कुल 5 से 10 अंक होते हैं, बस केवल इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। दूसरा आपको प्रकरण, यह एक सामान्य जनजीवन पर आधारित नाट्य होता है, बस इतना केवल आपको लिखना है। भाण का हेडिंग डाल के आपको लिखना है, भाण एक एकल अभिनय का प्रकार है, ठीक है, बस इतना लिख देना है। चौथा आपको हेडिंग डाल के लिखना है व्यायोग, यह भी नाटक की तरह होता है लेकिन इसमें केवल 3 अंक होते हैं, ठीक है, बस इतना लिखना है। आगे आपको लिखना है समवकार, यह नाटक का ही एक भेद है जिसमें जिसमें भी युद्ध और संग्राम होते हैं, ठीक है, इतना केवल लिख देना बस। छठा आपको हेडिंग डाल के लिखना है, यह एक गंभीर नाटक होता है जिसमें भय और अद्भुत रस की प्रमुखता से उपयोग होता है, ठीक है। सातवां है आपका इहामृग, इसमें लिखना है, इसमें भी वीर रस का प्रयोग होता है लेकिन इसमें युद्ध के स्थान पर इच्छा या आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका अंक, ठीक है, अंक है आपका। अंक में एक ही घटना को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, बस। आगे लिखना है विथि। विथि एक लघु नाट्य प्रकार है जिसमें कई छोटे छोटे दृश्य होते हैं, बस। आगे आपको 10वें में लिखना है प्रहसन, यह एक हास्य नाटक होता है जिसमें समाज की बुराइयों और दोषों पर व्यंग किया जाता है, बस इतना लिखना, ठीक है। देखिए 50 शब्दों में आपको लिखना, अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलेगा और जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा आपको कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, अच्छा लिखा हुआ है। तो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी भी शानदार लिखा होगा, ठीक है। चलिए ये बात ध्यान रखिए, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। अगर लघु उत्तरी प्रश्न में पूछेगा तो बाबू इसको पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखें नीचे आपको यहाँ ऐड किया गया है, इस 10 प्रकार के रूपक में कथानक रस और पात्रों के अनुसार विविधता होती है। ये सभी रूपक भारतीय नाट्यशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका अध्ययन अभिनय और साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। चलें इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, काव्य हेतु क्या है, अर्थ सहित समझाइए, ठीक है। इसका उत्तर कैसे लिखना है 50 शब्द में। देखें काव्य हेतु का अर्थ है कविता या काव्य रचना का उद्देश्य या प्रयोजन। काव्य हेतु वह कारण या प्रेरणा होती है जिसके कारण कवि काव्य की रचना करता है। यह वह उद्देश्य है जो कवि अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है, ठीक है। आपको आगे लिखना है, काव्य हेतु को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कवि किन किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर काव्य रचना करता है। उदाहरण के लिए काव्य हेतु निम्नलिखित हो सकते हैं, ठीक है। हमें अर्थ सहित समझाना है तो यहाँ अर्थ सहित लिखना है आपको, रमणीयता, उपदेश, आनंद और प्रेरणा, ठीक है। रमणीयता में सौंदर्य का आनंद लेना और पाठकों को उसे अनुभव कराना होता है। उपदेश क्या है, नैतिक, सामाजिक या धार्मिक उपदेश देना। तीसरा है कवि का लक्ष्य होता है कि पाठक को यानी जो पढ़ने वाला है उसको काव्य का आनंद प्राप्त हो, ठीक है। प्रेरणा क्या है, किसी विचार, भावना या कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करना, ठीक है। चलें आगे है काव्य हेतु कवि की दृष्टि, सोच और समाज की स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिख देना बाबू, ठीक है। देखिए आपके पास बुक होगा, गाइड होगी, पीडीएफ होगा या राजेंद्रा होगा, यूपीएच होगा, कोई भी बुक सीरीज है तो आप अपना आराम से इसका उत्तर ढूंढ के पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप बिल्कुल सेम यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखें रीति पूछा गया है, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। अब 50 शब्द में लिखना भैया, इतना तो हमारा पूरा हो गया। जितना प्रश्न पूछा है कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिख दिए तो क्या हमको 3 नंबर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आपको 1 नंबर भी मुश्किल से मिल जाए बहुत है, ठीक है। तो आपको 50 शब्द में कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। देखें रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। वे 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री थे, ठीक है। रीति सिद्धांत को उनके काव्य लक्षण के रूप में प्रतिपादित किया था। आचार्य वामन ने रीति के बारे में कहा था, रीतिरात्मा काव्यस्य, या फिर ये कहा था आपने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला,
विशिष्टा पदरचना रीति, यानी इसका मतलब है विशिष्ट प्रकार की पदरचना ही रीति है। ठीक है, उन्होंने काव्यालंकार श्रुतिवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा बताया था। ठीक है, इस तरह से आपको 50 शब्द में लिखेंगे तो आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, ये तो हो गया आपके 5 प्रश्न। ठीक है, ये हो गया आपका 5 प्रश्न, मैंने बता दिया आपको। 1 2 ये हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 शायद, हाँ 4 हो गया, और क वाला आपका 5। जो अति लघु में आपके पूछे गए थे मैंने पाँचों के उत्तर बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, चले अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। चले, इसका उत्तर मैंने बता दिया है आपको। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ब। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निर्देश दिया गया है, इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके साथ उप प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 है, यानी 9 प्रश्न पूछा, सॉरी इसमें केवल आपके, सॉरी इसमें 9 नहीं 7 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें से 7 में से हमको केवल 4 ही प्रश्न करना है, और 4 प्रश्नों का उत्तर हमको 225 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और एक प्रश्न के लिए आपको 9 नंबर मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपका पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एकदम, 100% इसे रट डालना है। अगला है, शब्द शक्तियों को अर्थ और उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 100%, सभी को जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे आपके सभी को एकदम 100% रट डालना है। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है। तीसरा है आपका, मनोविश्लेषणवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। पहले मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको बता देता हूं। काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। शब्द शक्तियों को अर्थ और उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पहले मैं आपको बता देता हूं। चले, आपका प्रश्न पूछा गया है, काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 225 शब्दों में हमको उत्तर देना है। 7 प्रश्न पूछे गए थे आपके, 7 प्रश्न। ठीक है, आपको 7 में से 4 करने हैं। जितने प्रश्न आपके आ रहे हों उतने ही करिएगा, जो प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो ध्यान देंगे, काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कविता या काव्य का उद्देश्य या वह कारण जिसके लिए काव्य की रचना की जाती है। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत भी करना है। ठीक है, देखें, काव्य के मुख्य प्रयोजन में आध्यात्मिकता, नैतिक शिक्षा, समाज सुधार और जीवन का मार्गदर्शन शामिल होते हैं। इनके अलावा काव्य का एक उद्देश्य भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होता है। काव्य रचनाएं पाठकों या श्रोताओं में रस की उत्पत्ति कर उनके हृदय में आनंद उत्पन्न करती है। यानी जो काव्य रचनाएं हैं, जो ठीक है, जो काव्य रचनाएं हैं, तो काव्य रचनाओं को पढ़ने वाला और सुनने वाले के हृदय में, ठीक है, उनके हृदय में आनंद की उत्पत्ति होनी चाहिए। ठीक है, चलें आपको आगे इसमें लिखना है। देखें, काव्य का प्रयोजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शिवेतरक्षण, दूसरा है शिव सौख्य, तीसरा है आपका विमर्श, चौथा है आपका स्मरण। ठीक है, अच्छा, पहला है आपका शिवेतरक्षण, इसका क्या मतलब है, अधर्म का नाश करना। दूसरा है आपका शिव सौख्य, इसका मतलब क्या है, धर्म की वृद्धि करना। तीसरा है आपका विमर्श, यानी ज्ञान की प्राप्ति। चौथा है आपका स्मरण, यानी आनंद या मनोरंजन प्राप्ति। ठीक है, अच्छा, हमको क्या पूछा था प्रश्न में, ध्यान देंगे। देखें, प्रश्न में आपको पूछा गया था काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो काव्य प्रयोजन आपने बता दिया है, इसका उदाहरण सहित हमें व्याख्या करना है। देखें, इसका उदाहरण है आपका तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का काव्य प्रयोजन शिव सौख्य है, क्योंकि इस काव्य का उद्देश्य भगवान राम के चरित्र का गुणगान करके धार्मिक मूल्यों का प्रसार करना है। दूसरा उदाहरण है कबीर को दोहों में, जो कबीर के दोहों हैं उसमें विमर्श का काव्य प्रयोजन मिलता है, क्योंकि उनके दोहों में ज्ञान की बात की गई है जो समाज को दिशा देने का काम करता है। ठीक है,
देखिए प्रश्न का उत्तर बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसमें आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शब्द शक्तियों को अर्थ और उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो शब्द शक्तियाँ, देखिए प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, शब्द शक्तियाँ वह क्षमता या गुण होते हैं जिनके माध्यम से शब्द किसी विशेष अर्थ, भावना या प्रभाव को व्यक्त करते हैं। शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। ये मैंने आपको परिभाषित कर दिया। पूछा गया है आपका शब्द शक्तियों का अर्थ उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो परिभाषित हम लोगों ने कर दिया। अर्थ और उदाहरण सहित समझाना है, तो चलिए आइए इनका अर्थ और उदाहरण समझते हैं। आपको प्रश्न का उत्तर बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। पहला है आपका अभिधा। अभिधा का अर्थ क्या होता है, यह शब्द का मुख्य और प्रत्यक्ष अर्थ होता है जो शब्द का सामान्य और प्राथमिक अर्थ है। उदाहरण, कमल शब्द का अभिधा अर्थ होता है एक प्रकार का फूल, ठीक है। दूसरा है आपका लक्षणा। लक्षणा का अर्थ क्या होता है, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझ में नहीं आता है या वह संदर्भ के अनुरूप नहीं होता है, तब उस शब्द का दूसरा अर्थ निकलता है, यह अर्थ लक्षणा कहलाता है। उदाहरण है, गांव में आग लगी हुई है, यहाँ आग का अभिधा अर्थ तो है अग्नि, ठीक है। गांव में आग लगी हुई है, आग का अभिधा अर्थ क्या हुआ, अग्नि, ठीक है। परंतु संदर्भ के अनुसार इसका लक्षणा अर्थ हो सकता है दंगे या हिंसा, ठीक है। चलिए तीसरा है आपका व्यंजना, ठीक है। व्यंजना में आपके अर्थ क्या होते हैं इसका व्यंजना का, जब शब्द अपने अभिधा और लक्षणा अर्थों से परे जाकर कोई गहरा या छिपा हुआ अर्थ व्यक्त करता है तो उसे व्यंजना कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह बहुत बड़ा सांप है, यहाँ सांप का अर्थ, अभिधा अर्थ तो एक जानवर है, लेकिन व्यंजना में इसका अर्थ धोखेबाज व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। इन तीन शब्द शक्तियों के माध्यम से शब्द अलग अलग संदर्भों में भिन्न अर्थ और भावनाएं व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न का उत्तर बाबू एकदम इसी तरह से आपको लिखना है। चाहे तो आप, आपके पास दूसरी टेक्निक होगी, आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें अब मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो आगे प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों को बताऊंगा कि कौन सा एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रश्न स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया है और आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको दो प्रश्न बता दिया, ठीक है। पहला, काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, उसका उत्तर मैंने बता दिया। शब्द शक्तियों को अर्थ और उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, इसका भी उत्तर मैंने बता दिया। बाकी अगला प्रश्न है आपका, मनोविश्लेषणवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। नई समीक्षा को परिभाषित कीजिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, जब मैं मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा, ठीक है, मॉडल पेपर। अगला प्रश्न है आपका, इसमें देखें, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि क्या है, विस्तार से समझाइए। इसमें अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, 100% आपका, ठीक है, तैयार करना। अगला है, काव्य का स्वरूप को अर्थ सहित परिभाषित कीजिए। और इसमें तीसरा प्रश्न है, ठीक है, सातवां प्रश्न है ये, मार्क्सवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल पढ़ेंगे, ये नहीं आता है मार्क्सवाद क्या है। लेकिन काव्य का स्वरूप को अर्थ सहित परिभाषित कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, 100% इसे तैयार करना है। चले आपका खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके देखें 475 शब्दों में उत्तर देना है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कॉलेज में आपके 500 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। कहीं आपको 800 शब्दों में उत्तर मांगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो आपका देखें यहाँ 15 नंबर का है, तो कहीं कहीं आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलें आपका इसमें पहला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत का अर्थ और परिभाषित जो परिभाषा है उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। अलंकार सिद्धांत ये आपका 100% गारंटी है, इस बार भी आने वाला है, ध्यान से इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, रट डालना है। अगला है आपका, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को उदाहरण देते हुए सिद्ध कीजिए। ये आपका नहीं पूछा जाता, हमेशा 2-3 बार केवल इसे पढ़ेंगे। चलें आपका अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा एवं उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। एकदम 100% इसे तैयार करना है, ठीक है, गारंटी है, इस बार भी आ सकता है ये वाला प्रश्न। अगला है, रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता, ठीक है, केवल 2-3 बार पढ़ेंगे।
पढ़ लेंगे ज़रूर इसे, ताकि एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और हम एक भी इसमें से स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर। बाकी मैं आप लोगों के लिए इसमें जितने भी प्रश्न छूटे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि 6 सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ धमाकेदार तैयारी कर सकें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।